नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। आप देख रहे हैं देश की बात और मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते इस वक्त की हेडलाइंस का। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी। सीएम धामी, सीएम योगी समेत कई बड़े नेताओं को स्टार प्रचारक की जिम्मेदारी। दिल्ली चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों के लिए करेंगे प्रचार। सोनिया गांधी नए कांग्रेस मुख्यालय का किया इनॉग्रेशन। 252 करोड़ में बना 80,000 वर्ग फीट का इंदिरा भवन। दावा 500 मीटर दूर। केजरीवाल पर शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का चलेगा केस। ईडी को गृह मंत्रालय ने दी मंजूरी। बुलंदशहर में मेरठ के डॉक्टरों पर किडनी निकालने का आरोप। सीजेएम के आदेश पर डॉक्टरों के खिलाफ एफआईआर। एक देश एक चुनाव को लेकर ईसी के पास वेयरहाउस की कमी। ईवीएम रखने के लिए 800 अतिरिक्त वेयरहाउस के विरुद्ध जेपीसी को भेजी रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी की। पहले ही 2 सूची जारी कर चुकी है कांग्रेस। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में तय किए नाम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। इंदिरा गांधी भवन, 9A कोटला रोड, नई दिल्ली, यह कांग्रेस पार्टी का नया पता है। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी के अन्य नेताओं के साथ बुधवार को इसका उद्घाटन किया। बता दें, करीब 46 साल बाद पार्टी ने अपना पता बदला है। इससे पहले पुराना ऑफिस 24 अकबर रोड था। नए ऑफिस की आधारशिला 2009 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी ने रखी थी। यह भाजपा मुख्यालय से 500 मीटर दूर है। उससे बनने में 252 करोड़ रुपए लगे हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। दिल्ली में कांग्रेस का नया मुख्यालय लोकतंत्र, राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी विकास और सामाजिक न्याय की नींव पर बना है कांग्रेस का नया मुख्यालय। नए दफ्तर का पता अब 9 कोटला रोड, इसका नाम इंदिरा भवन रखा गया है। 47 साल से पार्टी 24 अकबर रोड से अपना नेशनल हेडक्वार्टर चला रही थी। नए दफ्तर का पता अब 9 कोटला रोड। दिल्ली में कांग्रेस को अपना नया राष्ट्रीय दफ्तर मिल गया है। देश के मुख्य विपक्षी दल के नए दफ्तर का पता अब 9 कोटला रोड है। जबकि आपको बता दें, पिछले 47 साल से पार्टी 24 अकबर रोड से अपना नेशनल हेडक्वार्टर चला रही थी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा सहित तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी में नए मुख्यालय का उद्घाटन किया गया। इसका नाम इंदिरा भवन रखा गया है। 100 साल पुराना है 24 अकबर रोड का दफ्तर। 24 अकबर रोड का इतिहास करीब 100 साल पुराना है। आजादी से पहले वॉइस रॉय लॉर्ड लिलिथगो की कार्यकारी परिषद के सदस्य सर रेजिनॉल्ड मैक्सवेल यहीं रहते थे। 1960 के दशक में इस बंगले में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता आंग सान सू भी अपने बचपन के दिनों में यहाँ रही थी। ऐसा इसलिए क्योंकि 1961 में उनकी मां को भारत में राजदूत नियुक्त किया गया था। इस दफ्तर से ही इंदिरा गांधी ने देश की सत्ता में वापसी की। We are getting new headquarters at a very particular time. I think it's quite symbolic that yesterday the chief of the RSS said that India never achieved independence in 1947. He said that true independence in India was achieved when the Ram Mandir was built. He says that the constitution was not the symbol of our freedom. Mohan Bhagwat has the audacity to inform the nation every 2 or 3 days what he thinks about the independent movement, what he thinks about the constitution. In fact, what he has said yesterday is treason, because it is stating that the constitution is invalid. It is stating that everything, the fight against the British was invalid, and he has the audacity to say this publicly. In any other country, he would be arrested and tried. That is the fact, right? To say that India did not get independence in 1947 is an insult to every single Indian person. And it's about time we stop listening to this nonsense that these people think they can just keep parroting out and shouting and screaming. कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए निश्चित रूप से यह बहुत बड़ा मौका है, जब पार्टी ने राष्ट्रीय राजधानी में अपना नया मुख्यालय खोला है। इसलिए इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए देश भर से पार्टी के नेता दिल्ली पहुंचे थे। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक 9 कोटला मार्ग पर यह दफ्तर 2 एकड़ की जमीन पर बना है। इसमें मीडिया को केवल ग्राउंड फ्लोर तक ही जाने की अनुमति होगी।
इस व्यवस्था को बीजेपी ने अपने नए मुख्यालय में लागू किया है। इंदिरा भवन की 5वीं मंजिल पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के दफ्तर हैं। इमारत की 4थी मंजिल का उपयोग विशेष रूप से पार्टी के महासचिवों द्वारा किया जाएगा, जबकि तीसरी मंजिल पर राज्यों के प्रभारी रहेंगे। दूसरी मंजिल का उपयोग पार्टी के राष्ट्रीय सचिवों और उनके स्टाफ के द्वारा किया जाएगा। पहली मंजिल पर पार्टी के सभी डिपार्टमेंट काम करेंगे। ग्राउंड फ्लोर पर एक कॉन्फ्रेंस रूम, मीडिया रूम और रिसेप्शन होगा। बता दें कि कांग्रेस के 140 साल पुराने गौरवशाली इतिहास को खुद में संजोए यहाँ की दीवारें सत्य, अहिंसा, त्याग, संघर्ष और देश प्रेम की महागाथा बयां कर रही है। कांग्रेस एक नई ऊर्जा, एक नए संकल्प और एक नए विश्वास के साथ भारत के उज्जवल भविष्य को गढ़ने, लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने और न्याय का परचम लहराने के लिए तैयार है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। खबर दिल्ली से, जहां रोहिणी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी विजेंद्र गुप्ता ने नामांकन रैली निकाली। इस खास मौके पर भारत सरकार में मंत्री मनोहर लाल खट्टर रोहिणी पहुंचे, जहां उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। वहीं रैली में बड़ी संख्या में भाजपा के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, समर्थक भी शामिल हुए। ये रोहिणी हमारा ऐसा पुराना इलाका है। मैं पहले भी गुप्ता जी के चुनाव में आया हूँ, लगातार यहाँ से हम जीत करते हैं। इस बार भी मैं गुप्ता जी की जीत का दावा तो करता ही हूँ, साथ में दिल्ली में भी हम अगले इस चुनाव में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से बनाएंगे। 10 साल का जो ग्रहण है दिल्ली के ऊपर, उसको उतार के फेंकेंगे। सड़कों पर लोग उतर आए हैं। हाँ, गर्मकारी है, भावुक क्षण है मेरे लिए। लोगों का ये प्यार, लोगों का ये विश्वास। रोहिणी में लगातार पिछले 3 दशक से मुझे लोगों ने इसी तरह से प्यार दिया है और मुझे लगता है कि मैं लोगों का ऋण ये कैसे उतारूंगा। ये विश्वास, ये प्यार। खबर दिल्ली से, जहां विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। तमाम प्रत्याशियों ने इस चुनाव में अपने प्रचार के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। इसी फेरिस्त में मुरारी विधानसभा से आप प्रत्याशी संजीव झा ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान संजीव झा के साथ आप कार्यकर्ताओं का भारी जनसंपर्क भी देखने को मिला। देखिए, आज हमने भगवान का आशीर्वाद लेकर और अपने क्षेत्र के जनता का आशीर्वाद लेकर आज हमने नॉमिनेशन किया है। और मुझे लगता है कि देखिए, 10 साल में बुराड़ी में खूब काम किए हैं, ये जनता कह रही है। आज बुराड़ी में गलियां, नालियां, सड़कें, सीवर, गैस लाइन, पाइपलाइन हर जगह बिछा हुआ है। आज आप देखिए कि 10 साल अरविंद केजरीवाल जी ने काम किया, उससे जनता को जो लाभ हुआ है और जो अरविंद केजरीवाल जी ने गारंटी दी है, उससे जो लाभ होगा, जनता आशीर्वाद दे रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में सिंधी समाज को किसी भी बड़ी राजनीतिक पार्टी ने इस बार अपना उम्मीदवार नहीं बनाया है, जबकि पिछले 1 वर्ष से सिंधी समाज की बड़ी संस्था सिंधु समाज दिल्ली सहित अनेकों संस्था से अलग अलग मंचों से सभी राजनीतिक पार्टियों सिंधी समाज को अपना उम्मीदवार बनाने की मांग की थी। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो कई बार सिंधी समाज से बातचीत भी की। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी सहित किसी भी बड़ी राजनीतिक पार्टी ने सिंधी समाज की भावनाओं का ध्यान नहीं रखा। रोड बन जाता कि आप आ रहे हैं। बस चुनाव का दौर शुरू हो गया है दिल्ली में। आपने बहुत मीटिंगें करी थी कि सिंधु समाज को भी सभी पार्टियां कोई ना कोई अपना एक प्रतिनिधि आपकी तरफ से आए और हम उनको पूरा सपोर्ट करें। खासकर बीजेपी के लिए आपने एक बात बीजेपी को सपोर्ट करते रहा है। अभी तक जितनी भी घोषणा हुई है उसमें 60 सीटें घोषणा हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोई भी प्रतिनिधि नहीं है। वो 10 सीटें और बची हैं, शायद उसमें भी कोई नाम ना आए। तो क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं जय झूलेलाल। मैं जगदीश नागरानी सिंधु समाज का प्रेसिडेंट हूँ। तो हमने इस बारी दिल्ली के माहौल के लिए सिंधियों ने बहुत कोशिश की। हमने हर पार्टी से बात करी, बीजेपी हो, आप आदमी, सब ने एश्योरेंस दी, कई मीटिंगें की भी, स्पेशली बीजेपी के साथ, पर उन्होंने कहा कि हम देंगे। उसके बाद कई मीटिंग हुई, कुछ भी अभी हुआ। और इसी वजह से आज हम एक सारी हमारी पंचायतें हैं, एक हम मीटिंग करने जा रहे हैं। उसमें हम सोचेंगे कि आगे को क्या रणनीति।
मकर संक्रांति के बाद बुधवार 15 जनवरी को दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन का सिलसिला देखने को मिला। दिल्ली की अलग अलग विधानसभा इलाकों में विभिन्न प्रत्याशियों ने नामांकन किया, दाखिल कर लोगों ने जनसंपर्क किया। कुछ ऐसी तस्वीर बादली विधानसभा भी देखने को मिली, जहां दरअसल दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष और बादली विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव ने बुधवार को अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन भरने के बाद देवेंद्र यादव ने बादली विधानसभा के अंतर्गत आने वाले जहांगीरपुरी में स्थानीय लोगों के साथ जनसंपर्क किया। देखिए, ऐसा है, बादली मैं हमेशा से कहता रहा हूँ, मेरा घर है, परिवार है। जब भी आता हूँ यही उत्साह मिलता है, यही प्यार और आशीर्वाद मिलता है। अब चुनाव आ गए तो उत्साह डबल हो जाता है। जैसे जैसे बाजा बजता है ना, तो पैर भी ज़्यादा उठते हैं। तो आज जरूर निश्चित ही पूरी बादली विधानसभा क्षेत्र से हमारे साथी आए हैं, बुजुर्ग आए हैं, नौजवान आए हैं, महिलाएं बहनें आई हैं। सबका आशीर्वाद और प्यार मुझे निरंतर मिला है और मुझे पूरा विश्वास है कि 2025 वाला जो ये चुनाव है 5 फरवरी को होने जा रहा है, इसमें ऐतिहासिक जीत दिलाकर ये अपने भाई को, अपने बेटे को एक बड़ा नेता बनाना चाहते हैं। ये जोश इस बात का है कि देवेंद्र को, जिसके साथ कहीं ना कहीं पिछले 2 टर्म्स में हार का सामना करना पड़ा, उसका बदला लेने के लिए भी आज ये यहाँ पर आए। खबर पिहोवा से है, जहां हरियाणा पुलिस ने आज एक बड़ी कार्रवाई के तहत पिहोवा स्थित सेंसन पेपर इंडस्ट्रीज में 60 करोड़ रुपए के मादक पदार्थों को नष्ट कर दिया। ये मादक पदार्थ अंबाला रेंज के विभिन्न जिलों में दर्ज 459 मामलों में पुलिस द्वारा जब्त किए गए थे। कहेंगे कितनी मात्रा में ये जलाए गए हैं? आज हम लोगों ने अंबाला रेंज के तीनों जिलों के जो मादक पदार्थ जब्त किए गए थे, उनको जो है पूरी प्रक्रिया पूरी करने के बाद 459 केस है और करीब 60 करोड़ के मादक पदार्थ जो है वो यहाँ पर नष्ट किए जा रहे हैं। और इसके पहले भी हम लोगों ने जो है करीब 3-4 महीने पहले भी ये काम किया था। तो इसके ज़रिए जो है हम यह संदेश देना चाहते हैं कि सारे समाज को इनको नष्ट करके इनसे दूर रहने की ज़रूरत है और जो भी तस्कर इसमें लिप्त हैं उनके खिलाफ जो है हम सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए प्रतिज्ञ हैं। फतेहाबाद से खबर, उपायुक्त ने गांव भरपूर में किया रात्रि प्रवास। लोहड़ी और मकर संक्रांति पर्व पर मनाया। उपायुक्त मनदीप कौर ने मंगलवार को रात्रि प्रवास के दौरान गांव में भरपूर ग्रामीणों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। मोगा जिले के बाघा पुराना और निहाल सिंह वाला के पेट्रोल पंपों में लूट और तोड़फोड़ करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 2 LED 2 बाइक, 1 सफेद और 1 सेफ बरामद हुई है। आरोपियों की पहचान सागर, हरमेश और दीपक के रूप में हुई। ਦਿਨੀ ਬਾਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟਖੋ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀਆਂ 3-4 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ 2 ਨੰਬਰ FIR ਥਾਣਾ ਬਾਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦਰਜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 7 ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਦੋਸ਼ੀ ਥਾਣਾ ਬਾਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਸਾਗਰ ਪੁੱਤਰ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 14 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਉਹ ਆਵਾ ਬਸਤੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹਰਮੇਸ਼ ਉਰਫ ਰਮੇਸ਼, ਉਹ ਵੀ ਆਵਾ ਬਸਤੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 5 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੀਪਕ ਉਰਫ ਬੁੱਗੀ, ਆ ਵੀ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 2 आवा बस्ती फिरोजपुर का रहने वाले। ए पहला 4 मुकदमे दर्ज ने। सोनभद्र से खबर है, सीएम योगी आदित्यनाथ का सोनभद्र संभावित दौरा। सीएम के कार्यक्रम को देखते हुए जिला प्रशासन मुस्तैद। कल दोपहर 3 बजे डायट ग्राउंड में होगा आगमन। लगभग 1 घंटे से अधिक समय तक रहेंगे सीएम। विधायक खेल महाकुंभ में खिलाड़ियों को वितरण करेंगे पुरस्कार। यूपी व मध्य प्रदेश जोड़ने वाले बहुप्रतीक्षित पुल का करेंगे लोकार्पण। कोलिया घाट में सोन नदी पर बने पुल का करेंगे उद्घाटन।
खबर लखनऊ से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ठंड के मौसम में लखनऊ शहर में रैन बसेरों की व्यवस्था का जायजा लेने के लिए लक्ष्मण मेला पार्क का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रैन बसेरों में ठंड से बचाव के लिए की गई तैयारियों का निरीक्षण किया। सीएम योगी ने कहा कि यह दौरा ठंड से प्रभावित गरीब और बेघर लोगों के लिए बेहतर सुरक्षा और सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करने का उद्देश्य। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि रैन बसेरों में हर संभव सुविधा प्रदान की जाए ताकि कोई भी व्यक्ति ठंड से प्रभावित ना हो। महाकुंभ प्रयागराज में स्थित श्री शंभू पंच अग्नि अखाड़ा में ब्रह्मचारियों के लिए दीक्षा समारोह की शुरुआत हुई है। मकर संक्रांति के अगले दिन से शुरू हुए इस समारोह में ब्रह्मचारी बनने के इच्छुक लोग अखाड़े की परंपरा को समझने के बाद दीक्षा लेंगे और अखाड़े में चारों वेदों का अध्ययन किया जाता है और दीक्षा प्राप्त करने के बाद ब्रह्मचारी समाज में धर्म का प्रचार करेंगे। इस अवसर पर महामंडलेश्वर संपूर्णानंद महाराज ने बताया कि ब्रह्मचारी धर्म के पालनकर्ता होते हैं और उन्हें विभिन्न सामाजिक पदों पर नियुक्त किया जाता है। खबर फर्रुखाबाद से है। राज्य महिला आयोग की सदस्य सुनीता जैन ने विकास भवन में जन सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने 5 महिलाओं की समस्याओं को सुना और उनके समाधान का आश्वासन दिया। एक गंभीर मामला सामने आया जिसमें पिछले 1 साल से पॉस्को पीड़ित बालिकाओं को मुआवजा नहीं मिल पा रहा है, जबकि पुलिस की रिपोर्ट भी आ चुकी है। सुनीता जैन ने कहा कि इस मामले को लेकर सरकार से बात की जाएगी। पिछली सुनवाई में 32 मामलों में से सिर्फ 10 का ही फैसला हुआ था। खबर उन्नाव से है, जहां ठंड के सीजन में घने कोहरे से होने वाली सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए प्रशासन ने सतर्कता बढ़ाई है। डीएम गौरांग राठी और एसपी दीपक भूकर के निर्देश पर गदनखेड़ा चौराहे पर पहुंचकर एआरटीओ प्रतिभा गौतम और श्वेता वर्मा ने विभिन्न श्रेणी के वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाए। परिवहन अधिकारियों ने मतहातों को इस अभियान को लेकर जारी रखने के निर्देश दिए। कहा, रिफ्लेक्टर टेप लगाने से पीछे दौड़ने वाले वाहनों को आगे वाली गाड़ी दिख जाती है। इससे दुर्घटनाओं की संभावनाएं कम होती हैं क्योंकि टेप दूर से चमकता है। चौपहिया और भारी वाहनों सहित ट्रैक्टर ट्रॉलियों को विशेष रूप से अभियान में शामिल किया जाएगा। वाहन चालकों और मालिकों को जागरूक बनाने की सलाह दी गई। खबर फर्रुखाबाद से, जहां डॉक्टर वीके सिंह ने फतेहगढ़ स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में 29 जनवरी से 8 फरवरी तक चलने वाली अग्निवीर भर्ती को लेकर चल रही तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी स्टेडियम को अभ्यर्थियों का संकलन केंद्र बनाने का निर्णय लिया गया। डीएम ने यहां नगरपालिका परिषद के ईओ को टेंट लगवाने और पीए सिस्टम और बैरिकेटिंग कराने के निर्देश दिए। मथुरा के कोतवाली पुलिस ने विभिन्न शैक्षिक बोर्डों के नाम से फर्जी मार्कशीट, टीसी और अन्य प्रमाण पत्र बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने गैंग के मुखिया मनीष प्रताप सिंह समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से कई फर्जी प्रमाण पत्र तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए हैं। एसपी सिटी और सीओ सिटी के क्लोज सुपरविजन में नेतृत्व में कोतवाली पुलिस ने एक सराहनीय कार्य किया है, जहां फर्जी सर्टिफिकेट, मार्कशीट, टीसी इत्यादि जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स और प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको बनाने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया था। इसमें 5 सदस्यों को इसमें से गिरफ्तार किया है। इस गिरोह का सरगना मनीष है, जो कि जनपद लखनऊ का रहने वाला है और वो पूर्व में भी इस तरह के आपराधिक कृत्य में जेल जा चुका है। जो 5 सदस्य गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें शेष 4 जनपद मथुरा के हैं। एक अभियुक्त अभी फरार चल रहा है, उसको भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। इनके पास से भारी संख्या में बने हुए सर्टिफिकेट तथा इक्विपमेंट्स, गैजेट्स, पेपर्स जिस पे ये सर्टिफिकेट्स प्रिंट करते हैं इत्यादि बरामद हुए हैं। खबर सहारनपुर से, सोमवार के दिन एक ही परिवार के 5 लोगों ने जहर खाया था, जिसमें जहर खाने वाले पति पत्नियों की 3 बच्चों की इस घटना विकास की पत्नी और उसके इकलौते बेटे की मौत हो चुकी है। बाकी 2 बच्चे और विकास की हालत नाजुक बनी हुई है।
नंदी फिरोजपुर गांव के रहने वाले विकास के परिवार को आर्थिक मदद दिलाने की मांग को लेकर भीम आर्मी के कुछ लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने जोरदार प्रदर्शन करते हुए मांग की कि विकास के परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा और परिवार के किसी सदस्य को सरकारी नौकरी मिले। अभी जिला सहारनपुर के अंदर एक बहुत ही दर्दनाक घटना घटी है। एक परिवार ने फाइनेंस कंपनी के दबाव में आकर लोन के कारण पूरे परिवार के साथ आत्महत्या करने का प्रयास किया है, जिसमें से उस लड़के की पत्नी और उसके बेटे की भी मृत्यु हो चुकी है और उसकी व्यक्ति की और उसकी 2 लड़कियों की हालत बहुत ही गंभीर बनी हुई है। इसी संबंध में आज परिवार के साथ हम जिलाधिकारी महोदय के पास पहुंचे कि जो ये फाइनेंस कंपनियां हैं। खबर बुलंदशहर से है, जहां उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर में थाना नरसेना में मेरठ के अस्पताल संचालक डॉक्टर पति पत्नी समेत 6 लोगों के खिलाफ किडनी निकालने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि मेरठ के 6 डॉक्टर के खिलाफ किडनी निकालने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। KMC अच्छा 2017 की। अच्छा हाँ। फिर क्या हुआ था? बस बुखार हुआ, परेशानी सी बनी ऐसी, उसने ऑपरेशन बोल दिया है, ऑपरेशन होएगा, हमने करा लिया है। उसी के दौरान उसने निकाल ली, हमें 2-3 साल बाद पता। और फिर क्या हुआ? आपने किसका शरण लिया एफआईआर कराने के लिए? फिर ऐसे हमने चेकअप वेकअप कराए 1000 जगह, मन की संतुष्टि करने के लिए। मैं क्या पता झूठ है, क्योंकि किसी पर आरोप लगाना भी ऐसा सही ना है। ये एक बुगरासी की गरीब महिला है, उसका किडनी का निकालने का मामला है और ये मुकदमा कोर्ट के द्वारा दर्ज कराया गया है। कई साल पहले KMC हॉस्पिटल मेरठ में ये इलाज कराने गई थी, वहाँ इसको इमरजेंसी भर्ती कर लिया गया। इमरजेंसी भर्ती में इसको बिना बताए इसकी किडनी निकाल ली। एफआईआर दर्ज हुई है 6 लोगों के खिलाफ, क्या पूरा मामला? थाना नरसेना पर इस संबंध में तहरीर प्राप्त हुई है, जो न्यायालय के आदेश 156(3) के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें महिला जिसका नाम कविता देवी है, उसने मेरठ के एक हॉस्पिटल के विरुद्ध ये आरोप लगाया है कि वर्ष 2017 में इलाज के दौरान उसकी एक किडनी निकाल ली गई। इस संबंध में जांच की जा रही है, आगे की विधिक कार्रवाई की जाए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद बुलंदशहर में और जनपद बुलंदशहर में एक ही बहुत ही सनसनीखेज मामला सामने आया है। स्याना तहसील क्षेत्र की बुकरासी कस्बे की एक महिला जो मेरठ में 2017 से लगातार अपना इलाज करा रही थी और जो KMC हॉस्पिटल है उसमें महिला का इलाज किया जा रहा था। और महिला की अगर इलाज की बात करें 2017 से लगातार जिस तरह से महिला इलाज करा रही थी, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं जो KMC के जो डॉक्टर हैं उन्होंने महिला के साथ में इस तरह से एक जघन्य अपराध किया है। क्योंकि अगर माना जा रहा है कि जो महिला की जो किडनी थी, एक किडनी को निकाल लिया और निकाल के महिला का जो आरोप है और निकाल के किसी को उन्होंने बेच दिया है। और बेचने के बाद में लगातार जब महिला इलाज करा रही थी और महिला को बताया जा रहा है कि 5 दिन ICU में रखा। ICU में रखने के बाद में महिला के लिए जब कुछ आराम मिला, आराम मिलने के बाद में लगातार महिला वहीं उसी मेरठ के हॉस्पिटल का इलाज कराती रही। इलाज कराने के बाद में जब महिला की दोबारा तबीयत खराब हुई तो महिला ने किसी अन्य दूसरे अस्पताल में अपना इलाज कराया और इलाज कराने के बाद जब उसका अल्ट्रासाउंड कराया, अल्ट्रासाउंड में जब पूरी जाँच हुई, जाँच में पता पड़ा कि महिला की एक किडनी नहीं है और किडनी नहीं होने से महिला कहीं ना कहीं सदमे में आती है। और महिला सदमे में आने के बाद में लगातार पुलिस ने भी न्याय की गुहार लगाती है, लेकिन पुलिस से उसको न्याय नहीं मिल पाता है, तो वो कोर्ट की शरण में आती है। और कोर्ट की शरण में आने के बाद में अगर बात की जाए तो 156(3) में कोर्ट आदेश करता है मुकदमा दर्ज करने के खिलाफ। और 6 लोगों के खिलाफ जो डॉक्टर हैं मेरठ के KMC हॉस्पिटल के, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है। मुकदमा दर्ज होने के बाद में नरसेना थाना पुलिस अब जांच कर रही है मामले की कि आखिरकार सच्चाई इसमें क्या है। हालांकि अगर बात करें जिस तरह से जो महिला ने किडनी बेचने का जो आरोप लगाया कि उसकी इलाज के दौरान किडनी निकाली गई, निकालने के बाद बेच दी गई। अब देखना यह होगा कि पुलिस जांच में क्या तथ्य निकल के आते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अनिल मीना, के न्यूज़ इंडिया। खबर सहारनपुर से, जहां तितरों थाना क्षेत्र के रदौर गांव स्थित आयुर्वेदिक कॉलेज की जमीन पर गेट लगवाने को लेकर एक ही समुदाय के 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। विवाद के बाद दोनों पक्षों पर लाठी डंडे और ईंट पत्थर चलने की नौबत आ गई, जिसमें 6 लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। उसमें फिर अटके उनसे जो बात कर रहे थे, उन्होंने लाठी डंडे ईंट पत्थर हथियार भी थे धारदार उन पर। और एक लड़की तो घर में जाके उन्हें बहुत ही गंभीर चोट है। थाना तीतरो के ग्राम रादौर में एक आयुर्वेदिक इंटर कॉलेज है, उसके पास की एक जमीन है जो संयुक्त खाते की है। वहां पर जमीन में जो विवाद था गेट लगने के ऊपर, उसमें 2 पक्ष
के बीच में कुछ समय से पिछले 1-2 दिनों से जो है झगड़ा चल रहा था, जिसमें कि 2 दिन पूर्व में राजस्व की टीम भी मौके पर आई थी तथा पुलिस ने भी दोनों पक्ष के कुछ व्यक्तियों को पाबंद कराया था और उनको नोटिस भी मुचलका पाबंद के तामील कराए थे। इसके बावजूद आज दोनों पक्षों के बीच में मारपीट हुई है और वीडियो भी वायरल हुआ है। इसमें पुलिस ने 6 लोगों को मेडिकल करवाया है, जितने भी चोटिल थे। खबर चित्रकूट से, जहां राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी के नेतृत्व में 17 जनवरी 2025 को सरिया के हनुमान में वंचित शोषित हक अधिकार महारैली निकाली जाएगी। राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव भागीदारी पार्टी के डॉक्टर महेश चंद्र प्रजापति ने आज दोपहर मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम में भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद प्रजापति की अध्यक्षता में किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर मौजूद रहेंगे। आज चित्रकूट में के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 17 जनवरी को सरैया हनुमान मोड़ के पास में कबरा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में भागीदारी पार्टी के नेतृत्व में वंचित शोषित हक अधिकार महारैली का आयोजन किया गया है। यह कार्यक्रम हमारी भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम बहुत बड़े पैमाने पर महारैली का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सुभाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी होंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि बुंदेलखंड में जो अति पिछड़ी अति दलित जातियां हैं, जो वंचित हैं, जो शोषित हैं, जो अपने अधिकारों से वंचित हैं, जिनको आज़ादी के 76 साल बाद भी आज भी उनको विकास की मुख्य धारा में नहीं जोड़ा गया है, उन उपेक्षित जातियों की भागीदारी दिलाने के लिए माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति और श्री ओम प्रकाश राजभर जी के नेतृत्व में यह लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। खबर कानपुर से है, जहां कर्मचारी संयुक्त संघ नगर निगम केडी और जल संस्थान कानपुर महामंत्री हरिओम वाल्मीकि ने इस मौके पर माननीय महापौर प्रमिला पांडे और माननीय नगर आयुक्त सुधीर कुमार जी का सम्मान किया। साथ ही लेखाधिकारी मुख्य एवं कृपानंद शुक्ल को सम्मानित किया गया। हरिओम का कहना है कि 2025 में संयुक्त संघ के कर्मचारी तमाम तरह की समस्याओं को सुनकर उनकी हर लड़ाई का समाधान निकालते हैं। आज लेखा अधिकारी का सम्मान किया गया है। साथ ही इस मौके पर धीरज गुप्ता, रमेश कुमार, राजेंद्र कुमार, शैलेंद्र कैथल, धर्मेंद्र वाल्मीकि, प्रदीप वाल्मीकि, शिवमंगल और चमन खन्ना मौजूद रहे। महामंत्री कर्मचारी संयुक्त संघ नगर निगम केडीए संस्थान कानपुर, आज 15 दिन हो गए हम लोग मुख्य वित्त लेखाधिकारी से 9 वर्ष में मिले नहीं थे, ना ही हमने उनको बधाई दी थी, जबकि कर्मचारी हित में उन्होंने इतना सब कुछ दिया कि हमारा कर्मचारी आज बिल्कुल निराश नहीं है। वेतन हो, चाहे एरियर हो, चाहे कोई भी भुगतान हो, हमारे कृपानंदन शुक्ला जैसा नाम है वैसे उनका काम है। आज 9 वर्ष में हम उनसे मिलने गए थे, उनको बधाई देने गए थे और कर्मचारियों ने उनका जो है भव्य स्वागत किया। इस बात के लिए किया कि जब भी हम लोग की कोई मांग होती है, मुख्य वित्त लेखाधिकारी कभी जो है इनकार नहीं करते हैं। खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड द्वारा 15 दिवसीय प्रदेश स्तरीय प्रदर्शनी का आयोजन कानपुर नगर में किया जा रहा है। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग एवं खादी विभाग मंत्री राकेश सचान के हाथों 29 जनवरी 2025 तक किया जाएगा। प्रदर्शनी में खादी के वस्त्र, रजाई, शॉल, अचार, मुरब्बे, लकड़ी के फर्नीचर समेत अन्य ग्राम उद्योगी उत्पादों की बिक्री होगी। इस विभिन्न राज्य से आए उत्पादनों के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। प्रशासन और ग्राम उद्योग बोर्ड के अधिकारियों ने जनता से प्रदर्शनी में भाग लेने की अपील की। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य जो ग्रामीण अंचल में उत्पाद हमारे बन रहे हैं, जो सरकार की मंशा है, सरकार बनवा रही है, उसका कैसे प्रदर्शित हो, लोगों को कैसे मिले और कैसे लोग जाने, इसका उद्देश्य ये प्रदर्शनी का है। आज ये प्रदर्शनी लगभग 130 दुकानें हैं। इस बार खादी ग्राम उद्योग बोर्ड द्वारा जो प्रदर्शनी लगाई जा रही है वो पिछले वर्ष से थोड़ी अलग है। इस बार हम लोगों का प्रयास ये है कि जो हमारे अच्छे उत्पाद और नए हैं, जैसे खास करके चटाई है, मुरादाबाद के पीतल हैं, आपके पहाड़ी जो है खाद्यान्न हैं, इस तरह की हींग है, हाथरस की हींग है, इस तरह के उत्पाद इस बार लगाए जा रहे हैं जो आकर्षण के केंद्र होंगे और स्वास्थ्य के प्रति भी लाभदायक होंगे।
भांति मंडल स्तर पर खादी ग्राम उद्योग प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य हमारे जो ग्रामीण अंचल के छोटे छोटे कारीगर हैं उनके उत्पादों को प्रदर्शित करना और उनकी बिक्री को बढ़ावा देना का काम करते हैं हम लोग। यहाँ पर ट्रांसफ़र और टेक्नोलॉजी का भी काम होता है। जैसे दूसरे जनपद से, दूसरे प्रदेश से लोग आते हैं, उनके उत्पाद आते हैं, तो उन उत्पादों की देख करके हम यहाँ उत्तर प्रदेश में कोशिश करते हैं कि उन उत्पादों को बढ़ावा दें और उस तरह के उत्पाद बनवाएं। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लखनऊ से खबर। नगर निगम में जोन 1 में अतिक्रमण अभियान चलाया गया। इस दौरान नगर निगम मुख्यालय के पास स्थित शर्मा चाय की दुकान का अतिक्रमण हटाया गया। इसके अलावा लालबाग में पटरी दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। सड़क पर अवैध गाड़ियों और दुकानों के कारण ट्रैफिक जाम की समस्या बढ़ रही है। नगर आयुक्त के निर्देश पर पूरे शहर में यह अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें स्थानीय पुलिस भी मौजूद रही। खबर ललितपुर से है, जहां ताज़ा मामला ललितपुर सदर कोतवाली क्षेत्र के बी बाजार से पुराने सूचना केंद्र रोड का है, जहां विद्युत लाइन में अचानक आग लग गई। आज भी इतनी तेज़ थी कि 10 मिनट तक तार जलते रहे। इसका दुष्प्रभाव यह के पास में जो मकान था उसकी वायरिंग जल गई। या उनके साथ दूसरी घटना है। इसके पूर्व में भी इस प्रकार की घटना हो चुकी है। राजेश कुमार सिंघई। कहाँ के निवासी हैं? भोर्रा वाले कहलाते हैं। कहाँ के निवासी हैं आप? 92 सिविल लाइन ललितपुर। क्या है मामला बताएं? खम्भे से फॉल्ट होता है और लाइट जलती है और उसके बाद फॉल्ट होकर हमारे मकान में एकदम फॉल्ट हुआ, लाइट जली, मैंने पूरी पंखे वायरिंग वगैरह सब जल चुकी है। कितना नुकसान हो गया? करीब 10,000 का नुकसान हुआ है। पिछली बार भी 30,000 का नुकसान हुआ था, कोई सुनवाई नहीं हुई थी। रामपुर में सोशल मीडिया पर फिल्मी डायलॉग पर देसी तमंचे लहराते हुए वीडियो बनाने वाले 22 वर्षीय युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। युवक ने संजय दत्त की फिल्म स्टाइल में वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, जो तेजी से वायरल हो गया। पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए आरोपी अमाद को 315 बोर के अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार कर लिया। देखिए, वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए कोतवाली पुलिस द्वारा तत्काल विधिक कार्रवाई की गई, जिसके द्वारा वायरल वीडियो किया गया था और उसके पास से अवैध शस्त्र बरामद हुआ। नियमानुसार अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, इस तरह के जो नौजवान वीडियो डालते हैं उनके लिए क्या मैसेज है रामपुर पुलिस का? देखिए, किसी भी प्रकार का कोई अवैध कार्य करना दंडनीय होता है। रील बनाने वाले इस तरह के किसी भी कृत्य में लिप्त होते हैं जिससे कि उनके द्वारा किए गए कार्य से दूसरों की स्वतंत्रता प्रभावित होती है या उनका कार्य अवैध रूप से होता है, तो उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। माता पिता के लिए ऐसे युवकों को क्या मैसेज? देखिए, माता पिता को अपने बच्चों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया का युग है। सोशल मीडिया का प्रयोग करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, लेकिन आपकी स्वतंत्रता कानूनी प्रक्रिया के अधीन होनी चाहिए। और माता पिता को अपने बच्चों पर नियंत्रण रखना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार के अनैतिक या अवैध कृत्य में उनका बच्चा लिप्त न हो। खबर बलिया से है, जहां यूपी के बलिया में धरने पर बैठे पटरी दुकानदारों से मिलने पहुंचे समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे ने अधिकारियों से बातचीत कर जल्द ही समस्या को समाधान करने के निर्देश दिए हैं। यह बलिया का रोडवेज स्टेशन है, जहां आरओबी बनी हुई है। आरओबी के नीचे काफ़ी समय पहले, 300 साल पहले, स्थानीय विधायक और शासन द्वारा एक निर्णय लिया गया था कि इनको यहाँ पर रोजी रोटी करने के लिए बैठा दिया जाए। इसका कोई लोगों का कहना है लिखित आदेश नहीं था, लेकिन तत्कालीन जिलाधिकारी और तत्कालीन विधायक के कहने पर इन लोगों को यहाँ बैठाया गया। ये लोग अपना दुकान करके अपने परिवार का
पेट पालने का काम करते थे, बच्चों को शिक्षा भी दिलवाने का काम करते थे। एटा के थाना मलावन क्षेत्र के गांव दतौली में एक 30 वर्षीय युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में खेत पर बनी झोपड़ी में पड़ा मिला। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। मृतक के गले पर चोट के निशान पाए गए, जिसमें हत्या की आशंका जताई जा रही है। लड़का है, बड़े वाले हैं सब। हाँ, बड़ी है। तो ये कैसी घटना हुई, क्या क्या रहा है? अब हम का मालूम, पर हमका हाथे धुलन दाट भाई पूछे खेत से। कहाँ पे खेत पे रहते थे ये? हाँ, गाय के खेत पे जाओ का हम गए जाते दोनों आदमी। हाँ, और घरे बहू है कोई ना तो। ठीक है। हाँ, 1 बजे के बाद नंबर लगाओ, नंबर लगो ना। जो तीनों लगा इन खबर नहीं लगाओ, नंबर नहीं लगो। ठीक है। हम देखते हैं कहीं मालूम नहीं पड़ी कि नंबर लगो कि नहीं लगो। हम तो आए जब 8 बजे घरे पहुंचे तब मैंने कही हम चलो भाई ढूंढने के लाए तो मराइए कागज पर वो भैया। रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। खबर लालकुआं से है, जहां कांग्रेस नगर पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी डॉक्टर अस्मिता मिश्रा के समर्थन में आज कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए नगर में जुलूस निकाला। इस दौरान उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद कुंजवाल, जिला अध्यक्ष राहुल छिमवाल समेत कई दिग्गज नेता शिरकत करने पहुंचे। हाँ, उन्होंने पूरा नहीं किया और हर बार इलेक्शन, जब संसद का इलेक्शन था पहले भी था, दोबारा फिर हो रहा कि हम बाईपास बनाएंगे, लेकिन अब तक बाईपास नहीं बनाया। वही विधायक ने दोहराया कि मैं विधायक बन जाऊंगा तो बिंदु खत्ता को राजस्व गाँव बनाऊंगा और लाल कुआं का बाईपास बनाऊंगा, और लेकिन कोई कार्य नहीं किए। बिल्कुल बिल्कुल। आज कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेतागण आए थे, अपना आशीर्वाद उन्होंने दिया और समर्थन पूरा दिया। और वार्ड नंबर में 1 हमारी जनसभा हुई है, बहुत अच्छा रिस्पांस आया है, बहुत भीड़ इकट्ठा हुई है और हम आश्वस्त हैं कि हम ही जीत के उभरेंगे आगे। आज के दिन जनसभा वार्ड नंबर 1 के सामने जो 100 कमरे बने उनके सामने जनसभा का आयोजन किया गया था। देखिए, नगर परिषद का चुनाव लालकुआं में और पूरे प्रदेश में नगर निकायों के चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं। 23 तारीख को मतदान होना है और आज हम डॉक्टर अस्मिता मिश्रा जो कांग्रेस की नगर परिषद की अध्यक्ष के उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं, उनके पक्ष में, और जो हमारे सभासद कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर चुनाव मैदान में है, उनके समर्थन के लिए, जनता का आशीर्वाद और समर्थन लेने के लिए यहाँ पर मैं पहुँचा हूँ। खबर पौड़ी से, यहाँ नगर निगम श्रीनगर से कांग्रेस की मेयर प्रत्याशी मीना रावत के चुनाव में उतरे कांग्रेस के स्टार प्रचारक प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने होटल सम्राट से कला रोड, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली मार्ग, गणेश बाजार, गोला बाजार, सब्जी मंडी, बांसवाड़ा समेत शहर के मुख्य मार्गों पर जनसंपर्क किया। गई हैं, जाग गई हैं और लगातार, चाहे वो ममता जोशी बहुगुणा हो, चाहे वो अंकिता भंडारी हो, चाहे वो संतरेसा की 14 साल की बच्ची जिसका मर्डर और रेप किया गया, चाहे वो आईएसबीटी में 13 साल की बच्ची हो, इन अत्याचारों से महिलाएं अब अजीज आ चुकी हैं और वो समझ गए हैं कि बीजेपी के शासन में महिलाएं और बेटियां जो है सुरक्षित नहीं है, इसलिए महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी करें। सबके बच्चे बेरोजगार हैं, वो दुख भी सारी महिलाओं को है। नहीं, ये नहीं कहा जा सकता कि वो अभी कहाँ से थे, क्योंकि इससे पहले वो भारतीय जनता पार्टी में ही शामिल हो गए थे, तो ये नहीं कहा जा सकता। कुल मिला के कांग्रेस से 1 प्रत्याशी है और भारतीय जनता पार्टी की पृष्ठभूमि से 3 लोग। तो ऐसे में जिस प्रकार से जनता का प्रतिसाद मीना रावत जी को यहाँ पर मिलता हुआ दिखा है, आज आपने भी देखा होगा कि कितनी बड़ी संख्या में स्वस्फूर्त तरीके से लोग जुटे और लोगों ने ये संकल्प किया कि हम मीना रावत जी को जिताएंगे। पहले भी कहा कि श्रीनगर आज परिवर्तन के रास्ते पे जा रहा है। यहाँ के तमाम माता बहनों ने, बुजुर्गों ने, नौजवानों ने, युवाओं ने
व्यापारियों ने मन बना लिया है कि वो कांग्रेस को मजबूत करेंगे, कांग्रेस को जिताएंगे। यहाँ सांसद में, विधायक में भाजपा को जितवा के लोगों ने देख लिया। खबर ऋषिकेश से है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव प्रचार के दौरान ऋषिकेश के मुनि रेती में नगर पालिका अध्यक्ष प्रत्याशी बीना जोशी के समर्थन में जनसभा करते बीजेपी को वोट करने की अपील के साथ ही धामी ने भाजपा सरकार द्वारा किए गए विकास कार्य की उपलब्धि को जनता के बीच रखा। वहीं सीएम ने विपक्ष पर सवाल उठाते हुए कहा कि हम यूसीसी लागू करते हैं तो कांग्रेस कहती है कि धर्म विशेष का उत्पीड़न हो रहा है। हम अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कराते हैं तो भी उन्हें दर्द होता है। लेकिन निश्चित जब मुख्यमंत्री आते हैं तो एक ऊर्जा का संचार तो होता है कार्यकर्ताओं में, और मुख्यमंत्री के आने से मैं समझता हूँ एक व्यापक प्रभाव भी पड़ता है। तो ये मुख्यमंत्री का आना निश्चित रूप से जीत को और मजबूत करने का काम करेगा। रेड्डी और बहुत लंबा इनका बहुत ही अनुभव इनको है, और भारतीय जनता पार्टी को जिताएं यहाँ पर। इन दोनों ही जगह पर भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनाएं, जिससे कि जो है ट्रिपल इंजन लगेगा और यहाँ का विकास भी तेज गति से आगे बढ़ेगा। हमारे आदरणीय मंत्री सुबोध उनियाल जी इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए अनेक काम कर रहे हैं, और निश्चित वोट भी भारतीय जनता पार्टी का होगा तो विकास और तेज गति से आगे बढ़ेगा। खबर उत्तरकाशी से है, जहां जखोल से देहरादून जा रही उत्तराखंड परिवहन निगम की एक बस संख्या UK 7PA 4177 आज सुबह सुनकुंडी गांव के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जानकारी के अनुसार यह बस सड़क के बाहर पलट गई, जिसमें लगभग 25 यात्री सवार थे। इस हादसे में 5 लोग सामान्य रूप से घायल हुए हैं, जबकि अन्य सभी यात्री सुरक्षित बताए गए हैं। घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोरी लाया जा रहा है, जहां और उनके इलाज की व्यवस्था की जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने क्षेत्रीय अधिकारियों से संपर्क किया और राहत बचाव कार्य को तेजी से संचालित करने के निर्देश दिए। खबर हल्द्वानी से है। नगर निगम चुनाव में निर्वाचन विभाग अंतरिम तैयारी में जुट गया है। नगर निगम सभागार में आज रिटर्निंग ऑफिसर ने सभी ARO और क्रमिकों की बैठक की, जिसमें निष्पक्ष और पारदर्शी मतदान कराए जाने को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक की गई है आगामी निर्वाचन को दृष्टिगत सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट की और साथ ही ARO की भी। तो जो भी आदर्श आचार संहिता है इसका पालन करने के लिए निर्देशित भी किया गया है, और AROs और सेक्टर मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया गया है कि कहीं भी कोई अप्रिय घटना ना हो, कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्पन्न ना हो, इसके लिए वो अभी से एरिया डोमिनेशन करें और निरंतर भ्रमण करते रहें। सर, कई जगहों पर शराब की तस्करी भी हो रही है, जो प्रत्याशी हैं वो अपने वोटरों को लुभाने के लिए शराब बांट रहे हैं। देखिए, अभी इस तरह का कोई मामला संज्ञान में नहीं आया है, लेकिन अगर कोई इस तरह की शिकायत संज्ञान में आती है तो निश्चित उस पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, हमारा हल्द्वानी नगर निकाय है, इसमें 31 सेक्टर्स हैं और 6 जोन इस बार बनाए गए हैं। पिछली बार की जगह हमने 10 सेक्टर बढ़ाए हैं और 1 जोन बढ़ाया है। तो आज सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट्स और सेक्टर पुलिस अधिकारियों को यहाँ पर बुलाया गया था। उनको निर्वाचन के दौरान, निर्वाचन से पहले और उसके बाद जो भी संवेदनशीलता है उसको ध्यान में रखते हुए जो निरोधात्मक उपाय उनके द्वारा किए जाने हैं उसके बारे में बताया गया। जिस दिन हमारा पोल डे है उस दिन उनको क्या करना है उसके संबंध में अवगत कराया गया, सतर्कता बरतने के लिए, और साथ साथ अपने क्षेत्र में निरंतर भ्रमण करते हुए लोगों से बातचीत करने। निष्पक्षता के साथ चुनाव संपन्न है। देखिए, आज जितने भी सेक्टर पुलिस अधिकारी हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, जोनल मजिस्ट्रेट हैं, उनके साथ एक संयुक्त रूप से प्रशासन और पुलिस की एक बैठक हुई है। इनको पूरी आदर्श आचार संहिता के बारे में अवगत कराया है और साथ ही इनको अपने अपने एरिया में क्या काम करना है, क्या सावधानी बरतनी है और क्या क्या जो शिकायतें आएंगी उनका कैसे निस्तारण करना है, इस संबंध में चर्चा की गई और इस संबंध में बताया गया। खबर सितारगंज से नगर पालिका अध्यक्ष पद के कांग्रेस प्रत्याशी राकेश बाबा ने कार्यकर्ताओं के विचार विमर्श के बाद जनहित का घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें शहर में प्रस्तावित प्रीपेड विद्युत मीटर का विरोध, पात्र लोगों को गरीबों
गरीबी रेखा का राशन कार्ड, शहर में पार्किंग व्यवसायों के लिए पक्की सरकारी दुकान आदि के वादे किए। बुधवार को कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में नगर पालिका अध्यक्ष पद के प्रत्याशी राकेश बहवा ने घोषणा पत्र जारी किया। सितारगंज की देवतुल जनता से मेरा विनम्र निवेदन भी है, अपील भी है कि मेरे प्रिय नगरवासियों, सेवा से संपर्क के संभाव से को लेकर के मैं राकेश कुमार उर्फ टिंकू बाबा आप समस्त नगरवासियों के सम्मुख हाथ जोड़कर प्रस्तुत हो रहा हूं। वरिष्ठ जनों की प्रबल सम्मति से मुझ पर जैसा सामान्य कार्यकर्ता को कांग्रेस पार्टी द्वारा अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया गया है, जिसके लिए मैं आप सभी का हृदय से आभारी हूं। 13 वार्डों से युक्त हमारा नगरपालिका क्षेत्र सद्भाव व एकता का प्रतीक रहा है। क्षेत्र में रहने वाली समस्त सम्मानित जनता से मैं हाथ जोड़कर यह कहना चाहता हूं। खबर खटीमा से है, जहां भारत नेपाल सीमा स्थित सिसिया गांव में मजरा शारदा सागर बंधा में नागरिक चिकित्सालय खटीमा में कार्यरत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम टीम बी की महिला चिकित्सालय अधिकारी डॉक्टर शैलजा पांडे तथा उनकी टीम द्वारा निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया और यहां पर जांच शिविर लगाकर 80 बच्चों, 60 बुजुर्ग तथा 20 किशोरियों का निःशुल्क स्वास्थ्य जांच कराया गया। आज हमारी राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम टीम के द्वारा, जो कि हमारे नागरिक चिकित्सालय खटीमा में कार्यरत है, टीम बी के द्वारा जो है सिसैया बंधा जो है उसमें ग्राम पंचायत सिसैया बंधा में स्वास्थ्य जांच का प्रोग्राम किया गया, जिसमें जो है 80 बच्चों की जांच की गई और बुजुर्गों की और महिलाओं की जांच की गई, जिसमें हमने जो है उनको निःशुल्क दवाइयाँ दी, उनका हीमोग्लोबिन और बीपी की जांच भी की गई। उन्हें जानकारी दी गई कि सर्दियों के समय जो है बीपी बढ़ने की समस्या बढ़ जाती है, तो उसमें जो है बीपी की दवा का सेवन जो है निरंतर किया जाए। और HMPV वायरस जो कि अभी जो है संक्रमित हो रहे हैं बच्चे हमारे देश में पाए गए, उसके बारे में इन लोगों को जानकारी दी गई और उनको जो है सावधानी बरतने के लिए कहा कि मास्क लगाएं, हाथ धोने का तरीका बताया गया। खबर बागेश्वर से है, जहां जिले की गुरूर नगर पंचायत में भाजपा और कांग्रेस में सत्ता की जंग में आरोप प्रत्यारोप की पराकाष्ठा चरम पर पहुंच गई है। गुरूर नगर पंचायत और भाजपा कांग्रेस एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहते। गुरूर पंचायत में जहां भाजपा ने कांग्रेस का पुतला दहन करते हुए कांग्रेस को चरित्रहीन पार्टी बताने का प्रयास चल रहा है, वहीं गुरूर कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष गिरीश कोरांग जी ने भाजपा के आरोपों को निराधार बताते हुए पॉस्को के आरोपी और गोपाल वनवासी को भाजपा का आदमी बताते हुए गुरूर नगर पंचायत में भाजपा द्वारा षड्यंत्र करके पंचायत चुनाव को प्रभावित करने के आरोप लगाए हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी जो दलित मसीहा होने का ढोंग करती है, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमको यहाँ पर देखने को मिला। 4 महीने से वो एक पदाधिकारी, एक कांग्रेस के बड़े जिम्मेदार पदाधिकारी और यूथ कांग्रेस के नेता द्वारा ऐसा कर्म किया गया। पहले भी, कल भी जो है समाचार पत्रों के माध्यम से बता चुका हूँ कि जो आरोपी है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है और द्वारहाट के जो विधायक हैं आदरणीय महेश नेगी जी, वो उनका सगा भतीजा है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को शायद जानकारी नहीं। खबर हल्द्वानी से है, जहां पुलिस बहुउद्देशीय भवन में एसपी श्री प्रकाश चंद ने खुलासा करते हुए बताया कि लाल कुआं पुलिस और एसओजी ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 60 नशीले इंजेक्शन और 52 ग्राम अवैध स्मैक के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया। देखिए, सुभाष नगर बैरियर पर थाना लाल कुआं और एसओजी के द्वारा संयुक्त रूप से चेकिंग के दौरान 52 ग्राम स्मैक पकड़ी गई है। साथ ही इनके पास से 60 नशीले इंजेक्शन भी बरामद हुए हैं। ये चारों अभियुक्त बनबुलपुरा के ही हैं। एक इसमें शोएब जो नाम है, ये मूल रूप से बैड़ी का रहने वाला है, जो हाल फिलहाल यहाँ बनबुलपुरा में रहना इसका पाया गया। तो कितनी कीमत होगी? देखिए, इसकी मार्केट में कीमत 15,60,000 रुपये है लगभग। और इनमें से एक जो रिजवान अभियुक्त है, उस पर ऑलरेडी वो 3 बार इसी NDPS एक्ट में पहले भी जेल जा चुका है और 2 और अभियुक्त एक बार जेल गए हैं। एक अभियुक्त जो मूल रूप से बैड़ी का रहने वाला है, उसका अभी क्रिमिनल रिकॉर्ड मिला नहीं है।
और साथ ही इन्होंने ये भी बताया कि मूल रूप से ये जहाँ से खरीद के ला रहे थे, उन्होंने 2 नाम बताए हैं, उनको भी हम तस्दीक कर रहे हैं। अगर ये सही पाए गए तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर गदरपुर से है, जहाँ आदिवासी रामलाल मैदान चक्की मोड़ पर 5 दिवसीय उत्तरायणी कौतिक का समापन पूर्व कैबिनेट मंत्री गदरपुर विधायक अरविंद पांडे ने किया। उत्तरायणी कौतिक में उत्तराखंड के लोक प्रसिद्ध कलाकार माया उपाध्याय व जितेंद्र तोकमयाल ने कुमाऊं लोकगीतों की धूम मचाई। ये 20वां साल है इसको उत्तरायणी को, और ये उत्तरायणी का पर्व हमारा 4 दिन चलता है, जिसमें हमारा सर्वप्रथम वॉलीबॉल होता है, उसके बाद सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं जो बच्चों के होते हैं, और जिसमें मेहंदी, चाट, चांचरी भी होती है हमारे क्षेत्रीय कलाकारों द्वारा, और साथ ही साथ 15 को हमारे लोक गायक लोग आते हैं। पहले आप सबका बहुत बहुत आभार। सोशल मीडिया माध्यम द्वारा आप हमेशा हमारे साथ रखा। उत्तरायणी त्यार घुगती त्यार है, आपको बहुत बहुत बधाई। और जैसे कि आप पूछना चाह, आज मतलब 26 साल है चुक गई गीत गाते गाते, खासतौर कैसेट दौर छी तबटी में बता रही तो बहुत सारा गीत है। हाई काकड़े झिल क्रीम पाउडर, चाह को होटल, छोरी लक्ष्मा, तो गीतों पे बात नहीं करो, गीत तो खत्म नहीं है। और उत्तरायणी त्यार में मैं अपन सब युवाओं पे सिर्फ यही कहना चाहूँ कि भैया अगर अपन सबको अपन बोली भाषा बचानी तो अपन बोली भाषा में बात करो। उत्तरायणी सांस्कृतिक समिति के माध्यम से आज यहाँ भव्य आयोजन है, और हम अपनी संस्कृति को जानते हैं कि जब सूर्य भगवान दक्षिणायण से उत्तरायण की तरफ प्रवेश करते हैं तो जो शरद ऋतु है, सर्दी कम होती है और ग्रीष्म गर्मी बढ़ती जाती है। खबर हल्द्वानी से, जहां कांग्रेस प्रत्याशी ललित जोशी के राजपुरा में रोड शो में सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। इस दौरान पूरे राजपुरा में जुलूस की शक्ल में जनसंपर्क रैली निकाली गई। कार्यक्रम में हल्द्वानी विधायक सुमित हृदय सहित सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता व जनता मौजूद रही। जन सैलाब इस चीज का प्रतीक है कि बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। नगर निगम चुनाव हम लोग जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो प्रशासन है उसको जवाब देने का समय आ गया। रोजगार से जो लोग वंचित हैं, जिन घरों में आर्थिक तंगी है, जो लोग सरकारी नौकरी होने के बावजूद नियमितीकरण जिनका नहीं हो पा रहा, ठेकेदारी प्रथा जो चल रही है, इस सारी चीजों का जवाब देने का आज समय आ गया है। हम असली सनातनी हैं भैया। हाँ, हम सुंदरकांड के भरोसे चल रहे हैं। और बताओ, तुम्हारी तरह बक्से के अंदर सर्टिफिकेट नकली रख के नहीं रखते भाई साहब, ठीक है? सुंदरकांड के भरोसे है, भगवान के भरोसे, अपनी ये जनता के भरोसे है। ये प्रेम जो मिला है, और तुम्हारी तरफ पैसों का प्रेम नहीं मिला है। खबर पौड़ी से है, जहां जनपद के यमकेश्वर ब्लॉक में थल नदी में हर साल की तरह इस साल भी आयोजित हुआ गेंद मेला। बुधवार को सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ संपन्न हुआ। गेंद मेले के आखिरी दिन भाजपा नेता हेमंत द्विवेदी ने बतौर मुख्य अतिथि मेले में शिरकत की। दौरान गेंद मेले में आयोजित हुए कार्यक्रमों को देखने में हजारों की भीड़ उमड़ी। टीमों ने प्रतिभाग किया, और ये सब खेल प्रतियोगिताएं संपन्न होने के बाद फिर ये सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी हुआ। और कल मकर संक्रांति के अवसर पर जिस गेंद के नाम से ये मेला मशहूर है, वो गेंद मेला संपन्न हुआ, जिसमें उदयपुर पट्टी विजेता रही। ये बहुत ही पौराणिक और ऐतिहासिक मेला है। सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी क्षेत्रवासियों को, अपने प्रदेशवासियों को कौतिक, उत्तरायणी और लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। ये मेले के बारे में मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं, क्योंकि मेरा गांव यहाँ से ठीक सामने नज़दीक मेरा गांव है, और आज मुझे इस मेले में यहाँ पर आने का सौभाग्य मिला है। खबर कालाडूंगी से, जहां कांग्रेस ने कालाडूंगी से नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद हेतु पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष दीप सती की पत्नी भावना सती को मैदान में उतारा है। इसी क्रम में आज नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कालाडूंगी पहुंचकर जनसंवाद कर लोगों से कांग्रेस प्रत्याशी भावना सती के पक्ष में 23 जनवरी को हाथ के पंजे वाले पर मोहर लगाकर वोट करने की अपील की है। के चुनाव में हम
सब लोग कांग्रेस प्रत्याशियों को विजयी बनाने के लिए जनता जनार्दन से प्रार्थना और निवेदन करने के लिए आए हैं। वार्ड नंबर 6 में और यशपाल आर्य जी अपना आशीर्वाद देने के लिए हमारे सामने उपस्थित थे। उनका आशीर्वाद है, जनता का बहुत स्नेह प्यार मिल रहा है। खबर रुड़की से है, जहां थाना पिरान कलियर पुलिस ने शराब की बड़ी खेप के साथ 2 व्यक्तियों को लग्जरी कार समेत गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों को आबकारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। साथ ही एक आरोपी फरार हो गया है। के दौरान ऐसी संभावनाएं लगभग सभी जगह रहती हैं और हमें भी संदेह था, इसलिए लगातार हर दिन मेरे स्तर से भी, हमारे एसएसपी सर के स्तर से लगातार निर्देश होते हैं कि सघन चेकिंग अभियान चलाई जाए। तो थाना कलियर की टीम जो अपनी कहीं पिकेट पे गश्त कर रही थी, तो उनको संदिग्ध वाहन मिला और रोकने पे शायद नहीं रुका, तो उन्होंने उसका पीछा करके रोका, तो उसमें करीब 45 पेटी। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।